Hello everyone, welcome back. So this is our second lecture of Negotiable Instrument Act and we will be covering chapter 17 in this part. Chapter 17. We have already covered chapter 1 and chapter 2. So in this video we will be covering chapter 17. Alright. We have already seen what is a promissory note, what is a check, what is a bill of exchange. We have already seen all these things. ये सब हम देख चुके अपने लास्ट लेक्चर में और इसके अलावा नेगोशिएबल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, इंडोर्समेंट क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। बाकी ये इजी डेफिनेशन है इसमें। अगर आप ये देखोगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जो इंडिया के अंदर बनाया गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो बाहर बनाया गया, ये मतलब ऐसी डेफिनेशन है विच आर नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड इफ यू विल रीड देम, इफ यू विल give a simple reading to these sections, you will easily be able to understand all the definitions herein provided. ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये देखो, अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो ड्रॉर मैंने आपको बताया, ड्रॉई बताया, पेई बताया, तो ये सिंपल चीजें हैं और एक बार आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। देयर इज नथिंग फॉर मी टू टीच यू एनीथिंग इन दिस सेक्शन, ठीक है। और हम लास्ट वीडियो में ये भी कवर कर चुके हैं, इसका चैप्टर 1 प्रीएम्बल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, ये भी सब हम देख चुके हैं, ठीक है। सो आज हम मेन पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज चैप्टर 17 विच यू ऑल आर अवेयर ऑफ एंड I hope which you have heard in your college also and courts also, which is in regular practice, and you will see that most of the cases which are filed in the courts nowadays, if I will particularly talk about Delhi court because I don't know about any other courts, so to my knowledge if I talk, so I have seen that the cases of check bounce cases, there are a plethora of cases. There are, I would say that there are special courts for these cases. इन केसेस के लिए कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ गई एनआई एक्ट के नाम से ही, पर्टिकुलरली एनआई एक्ट की ही अलग से कोर्ट बनानी पड़ गई। इतने केसेस एनआई एक्ट के आपको चेक बाउंस केसेस, इतने केसेस मिलेंगे कोर्ट में कि एक नहीं कई कोर्ट जो है ना एनआई एक्ट की बनानी पड़ गई कोर्ट को, ठीक है। तो आज हम इस सारे इशू से डील करेंगे कि चेक बाउंस केस क्या होता है, कैसे फाइल होता है, क्या जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है, लिमिटेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, नोटिस का पीरियड क्या होता है, नोटिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सारी चीजें डील करेंगे आज, ठीक है। तो आप आ जाओ चैप्टर 17 पर और निकाल लो सेक्शन 138, ठीक है। यहां पर आ जाओ 138 में। आई होप आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा और नहीं होगा तो आपको ये मेरी स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही होगी। तो 138 से स्टार्ट करते हैं, पहले सेक्शन की रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। दिखने में बड़ा है बट अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, इजी सेक्शन है। स्टार्ट करते हैं। वेयर एनी चेक की बात करता है। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन on account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part of any debt or other liability is returned by the bank unpaid either because of the amount of money standing to the credit of the account is insufficient, ठीक है, to honor the check or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank. Such person shall be deemed to have committed an offence. And shall, without prejudice to any other provisions of this act, be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of the
check, twice the amount of the check or with both, ठीक है। तो ये है आपका 138, ये है आपका 138। आई होप इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज इसकी है नहीं जो समझ ना आए। और मैं आपको समझाता हूं अब क्या लिखा हुआ है। इससे पहले हम इसका प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो में 3 चीज दी हुई है, तो मैं आपको इकट्ठी सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा प्रोसेस एक ही बार बता दूंगा। इसलिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसके प्रोवाइजो भी रीड करते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, यहां पर जो भी लिखा है वो जब तक अप्लाई नहीं होगा, कब तक अप्लाई नहीं होगा, ये देखो अब नीचे ABC 3 चीजें लिखी हुई है, कब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी। द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक within a period of 6 months from the date on which it is drawn, from the date, किस डेट से, from the date on which it is drawn, और within the period of its validity whichever is earlier, within the period of its validity whichever is earlier, ये इंपॉर्टेंट है, whichever is earlier, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा ना 6 months, इसको अमेंड करके और इसको अमेंड करके चेंज कर दिया गया है, और अब ये 6 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स है। अगर नीचे लिखा होगा फुट नोट में, इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप अपने बेयर एक्ट में देखोगे, अगर आप अपने बेयर एक्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, फुट नोट में लिखा हुआ, फुट नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसको अमेंड कर कर 3 मंथ्स कर दिया गया है, 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो अब ये 6 मंथ्स नहीं है, अब ये 3 मंथ्स है, ठीक है। ऑलराइट, इसमें लिखा नहीं हुआ फुटनोट में, अदरवाइज मेरे बेयर एक्ट में तो लिखा हुआ है, जो मेरे पास मेरा बेयर एक्ट है उसमें तो यहाँ जो नीचे फुटनोट है इसमें लिखा हुआ है, और आई होप सो कि आपके बेयर एक्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। द पीरियड, इसमें लिखा हुआ है द पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 मंथ्स वाया RBI नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, ठीक है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 2012 है ये, ठीक है। सेकंड चलते आगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब आ जाओ आगे। द पेई, पेई मैंने आपको कल बताया था पेई कौन होता है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पेई कौन होता है। द पेई और द होल्डर इन द ड्यू कोर्स ऑफ द चेक as the case may be makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice, ये देखो, by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days, क्या लिखा है, within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the checks as unpaid, ठीक है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ। The drawer of such check fails to make the payment of the said amount of money to the payee as the case may be to the holder in the due course of the check within 15 days of the receipt of the said notice, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम इसकी बात करेंगे, ये क्या कहता है, जनरल रूल क्या है, और उसके बाद प्रोवाइजो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अ अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर पेमेंट, कोई भी चेक ड्रॉ करा किसी पर्सन ने अपने बैंक के नाम का, जो उसका बैंकर है, क्या कहता है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, कोई चेक ड्रॉ करा, सपोज मैंने कोई चेक ड्रॉ करा, ऑन अकाउंट मेंटेन्ड, मेरा अकाउंट मेंटेन्ड है, सपोज मेरा अकाउंट मेंटेन है SBI में, तो मैंने अपने SBI बैंक का एक चेक जो है इशू करा, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन आउट ऑफ दैट अकाउंट, किसी, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, यहां पर समझो, देखो देखो, सपोज ये A पर्सन है, सपोज ये A पर्सन है, ठीक है। A पर्सन ने
ए पर्सन ने एक चेक इशू किया, ये चेक है, इशू किया बी पर्सन को, ठीक है, बी पर्सन को। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है, आप समझ जाओगे इजीली। ए पर्सन ने बी पर्सन को एक चेक इशू किया इस बैंक का, ये बैंक है, ये है बैंक, यहां पर लिख लो बैंक, ठीक है। ए पर्सन ने एक चेक इशू किया, यहां पर साइन है, यहां पर अमाउंट लिखा है, जैसे चेक होता है, जैसे आपको पता है चेक कैसे होता है। तो ए पर्सन ने इस बैंक का चेक इशू किया बी को, ठीक है। ये कहता है टू डिस्चार्ज अ डेट और एनी अदर लाइबिलिटी। सपोज ए पर्सन के ऊपर कोई लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसने वो चेक इशू किया, ठीक है। एंड दैट चेक इज, ये जो चेक इशू किया ना, ये जब बी अपने बैंक में जाके उसको अपने बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करता है, अपने बैंक में जाके जब उसको डिपॉजिट करता है बी, तो वो चेक वापस आ जाता है ए के पास। मतलब वो ए के बैंक से वो क्या आता है, सब ए के बैंक में आता है ऑब्वियसली। इसको अगर इधर से ऐसे कर लो, वो चेक जो है वापस आ जाता है ए के बैंक में, और बैंक के थ्रू ए के पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इज रिटर्न्ड बाय बैंक अनपेड। बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया अनपेड, आइदर बिकॉज, क्या किस कारण से वापस कर दिया बैंक ने उसको, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर। जो ए का अकाउंट है, ये बैंक जो है, ये वाला बैंक, बी का जो बैंक है, वो कहता है अपने चेक तो डिपॉजिट कर दिया, बट ए के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, ए के अकाउंट में तो इनसफिशिएंट बैलेंस है, इनसफिशिएंट टू ओनर, इनसफिशिएंट बैलेंस, ए के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, समझे। इसके बाद either because of amount standing to the credit of the account is insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank। कई बार क्या होता है कि बैंक के साथ पार्टी एक एग्रीमेंट कर लेती है कि मेरे जो चेक होंगे वो 10 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, या 5 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, या एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट से। तो उसी अकॉर्डिंगली बैंक जो है ना ट्रांजेक्शन करता है पार्टीज के साथ। सपोज मैंने अपने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि मेरा कोई भी चेक 1 लाख से ऊपर नहीं होगा, तो अगर मैं आपको 2 लाख का चेक देता हूं तो बैंक उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा, मतलब बाउंस हो जाएगा वो चेक रिटर्न होना ही, चेक जो ये रिटर्न होता है ना, इसी को बाउंस बोलते हैं, ठीक है। चेक जो बैंक रिटर्न, जो चेक है वो बैंक रिटर्न कर देता है, तब उसको बाउंस बोलते हैं। तो अब इस सिचुएशन में समझे, ए ने बी को चेक दिया था, बी ने जाके उसको अपने बैंक में जमा कराया, उस बैंक ने वापस उसको ए के बैंक के पास भेज दिया, और अब वो चेक वापस ए के पास आ गया। और यहां पर जो है, इस चेक में बैंक ने नोट दिया, बैंक ने जो वापस दिया उसमें चेक में क्या नोट दिया, फंड इनसफिशिएंट, ऐसे लिखा होता है। एक मेमो मिलता है, मतलब जो चेक है, सपोज ये चेक है, तो जब भी रिटर्न आता है, तो इस चेक के साथ एक मेमो आता है, एक पर्ची आती है, इसकी हाफ आती है, A4 की हाफ काइंड ऑफ ऐसे पर्ची होती है एक, और उस पर लिखा होता है, ये बेसिक डिटेल लिखी होती है, अकाउंट नंबर और रिटर्न का रीजन, फंड इनसफिशिएंट या साइन मिसमैच या अकाउंट क्लोज्ड, कई तरीकों से ये चेक बाउंस हो सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि जब भी चेक रिटर्न होता है ना, चेक बैंक से वापस आता है, तो उसके साथ एक मेमो स्लिप आती है, मेमो बोलते हैं, एक स्लिप होती है, और उस स्लिप में लिखा होता है कि इसका रिटर्न का रीजन क्या है, क्यों ये चेक रिटर्न आया है, ठीक है। तो ए को वो मेमो मिल जाता है, ऐसे मेमो होता है, ठीक है। और ये मेमो के नीचे ऊपर यहीं पर चेक लगा होता है, ये सपोज ये चेक है, और इस चेक के साथ में इस मेमो को स्टेपल किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे वो मेमो और चेक जो है साथ में ही पकड़ाते हैं।
मतलब उसी के साथ स्टेपल रखते हैं। तो ये मेमो होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है केस में, ये भी लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये चेक है आपका। तो ए को अपना बाउंस हुआ हुआ चेक विद द मेमो वापस मिल जाता है। ठीक है, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, will this will this amount to an offense? ये जो अभी तक मैंने आपको सारी कहानी बताई, ये जो मैंने अभी तक आपको सारी कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ, ए ने चेक दिया, बी ने उसको अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, बैंक ने वापस भेज दिया ए के बैंक के पास, और उसमें मेमो लगा दिया साथ में कि फंड इनसफिशिएंट, फंड्स आर इनसफिशिएंट इन अकाउंट ऑफ ए। फंड इनसफिशिएंट होने के कारण से चेक बाउंस होकर वापस आ जाता है ए के खाते में, और ए को फिर चेक वापस मिल जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, विल दिस अमाउंट टू एन ऑफेंस, क्या ये सेक्शन 138 का ऑफेंस हुआ? चेक बाउंस हो गया, बाउंस होके वापस आ गया, क्या ये सेक्शन 138 का ऑफेंस हुआ? विल दिस अमाउंट टू एन ऑफेंस, क्या क्या सिर्फ चेक बाउंस होने से 138 का ऑफेंस हो गया? क्या सिर्फ बाउंस होने से सेक्शन 138 का ऑफेंस बन गया? कहां पर थे हम? अमाउंट एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहां देखो, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, सच पर्सन, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, यहां से सच पर्सन से, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। ये तो पनिशमेंट दी हुई है, देख लो, 2 साल है, पूछ ली जाती है पनिशमेंट भी एग्जाम में कई बार। अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, ये पहले कुछ कम थी, आई थिंक इसको भी अमेंड करके एक्सटेंड करा गया था। ये मेरे हिसाब से 1 year थी शायद पहले, अब एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, लेकिन शायद 1 year थी, और बाद में इसको इंक्रीज करा गया, आज के टाइम में 2 years है। और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, फाइन क्या होगा? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और विद बोथ, या दोनों हो सकते हैं। तो इसको पढ़ के आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया, क्या इसमें 138 का ऑफेंस मेड आउट हो गया, 138 का ऑफेंस बन गया? आगे बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आगे पढ़ो एक बार, ये लाइन पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। इससे क्लियर है कि इस सेक्शन में कुछ भी अप्लाई नहीं होगा जब तक ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती। मतलब सिर्फ चेक का बाउंस होना, मतलब सिर्फ चेक का बाउंस होना अपने आप में एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर आपका चेक जो है वो बैंक में गया और बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करा और बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑफेंस हो गया और सेक्शन 138 का ऑफेंस कंप्लीट हो गया। यह भी इनकम्प्लीट है, यह भी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपने चेक डिपॉजिट, आपने चेक दिया किसी को, ए ने चेक दिया बी को, बी ने जाके उसको, अब इसको डेट वाइज समझते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसको डेट वाइज समझते हैं। यहां जो देखो, यहां से एक लाइन बनाते हैं और उसको डेट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए ने 1 तारीख को, 1 तारीख को एक ही मान लेते हैं, 2022 मान लो। ठीक है, 22 ही है, बार बार आगे नहीं लिखूंगा मैं। ए ने 1 तारीख को 1/1/2022 को चेक दिया अपनी लाइबिलिटी के लिए बी को, बी को दिया, ए ने बी को चेक दिया। ठीक है, और उस चेक में जो डेट डली हुई थी, उस चेक में जो डेट डली हुई थी ना, वो चेक में सपोज डेट डली थी 013 की। आपको पता होगा ऐसे चेक होता है, ये जो चेक होता है उसमें यहां पर डेट होती है, यहां पर इधर। ठीक है, ऐसे
और यहाँ पर नेम, अमाउंट और सिग्नेचर होता है। यहाँ पर नाम भी लिखा होता है कई चेक में, कईयों में नहीं होता है। यहाँ पर चेक का नंबर लिखा होता है ऐसे इधर, ठीक है। तो ये जो डेट डली हुई ना, ये वाली डेट, इस डेट की बात कर रहा हूं मैं, इस डेट की। तो ये डेट जो डली हुई है, ये डली हुई है 1/3/2022। 1 तारीख को चेक दिया था ए ने, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज करके समझा रहा हूं, और एक ही बार में आपको लाइफ टाइम के लिए चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या होता है। अगर आप बैंक नहीं गए हो तो भी, गए हो तो भी, आपने केसेस नहीं देखे हैं तो भी, और देखे हैं तो भी, मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें आगे बताने वाला हूं। तो देखो, ए ने 1 तारीख को चेक दिया था बी को। ए की कोई लाइबिलिटी थी, कोई डेट था, सपोज ए ने बी से उधार लिए होते पैसे, ठीक है। ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए होते। तो उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ए चेक देता है बी को। सो देखो, इधर देखो, ये बहुत टेक्निकल है, और ये लिमिटेशन जो होती है ना, इस लिमिटेशन के बेसिस पर, सिर्फ लिमिटेशन के बेसिस पर पूरा केस खराब हो जाता है। सिर्फ ये टाइम ड्यूरेशन जो इसमें दी हुई है, सिर्फ इसी के बेसिस पर पूरा केस, आपका पूरा कंप्लीट केस ही कोर्ट जो है ना उसको डिसमिस कर देता है। तो ये लिमिटेशन बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। देखो, चेक दिया 1 तारीख को, और 1/3 की डेट डली हुई थी इस चेक के ऊपर। तो हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, अगर आप देखोगे तो ये जो चेक का टाइम पीरियड होता है ना, 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स होता है। आप चेक पर भी देखोगे ना, अगर आप चेक पर भी कभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ एक लाइन लिखी होती है, और उस पर लिखा होता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स। वैलिड फॉर 3 मंथ्स। पहले जो चेक आते थे उसमें लिखा होता था वैलिड फॉर 6 मंथ्स। बट आज के टाइम में जो चेक आते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ये आरबीआई टाइम टू टाइम रेगुलेट करता रहता है इसको, ठीक है। तो ये आरबीआई रेगुलेट करता है। तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। तो इसमें टाइम डला हुआ है 1/3। तो 3 मंथ्स ले लो, यहां से 1/6 हो गए। सपोज ये 3 मंथ्स है, 1/6 हो गए, ठीक है। ये 3 मंथ्स है और ये 1/6 हो गए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में बी बी जो है ना, इस टाइम पीरियड में बी अपने चेक को डिपॉजिट कर सकता है बैंक में, क्योंकि चेक की वैलिडिटी इतनी है। इसके बाद चेक जो है खराब हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा एक तरीके से। तो उसके बाद डिपॉजिट नहीं कर पाओगे आप उसको बैंक में। तो जो चेक की वैलिडिटी लिखी होती है ना, वो किस दिन से स्टार्ट हो जाती है? जिस दिन से ये डेट लिखी हुई, ये वाली जो डेट लिखी होती है ना, ये वाली, इस दिन से 3 मंथ, ठीक है। इस दिन से 3 महीने। तो 1/3 से 1/6 हो गया, समझे। बी इस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी चेक को फाइल कर सकता है, ठीक है, ठीक है। 1/3 इसमें डेट लिखी हुई थी, बी कभी भी 1/6 तक इस चेक को फाइल कर सकता है। सपोज यहां आ जाओ नीचे। सपोज बी क्या करता है, बी इसको 1/4 को 0104, एक मिनट, बी इसको 0104 को क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है बैंक में, ठीक है। और उसके बाद सपोज 2 या 3 दिन के बाद, सपोज यहां पर लिख लेते हैं हम 5 लिख लेते हैं, 5 तारीख को। हालांकि वो 1-2 दिन में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 5 तारीख लिख लेते हैं। 5 तारीख को क्या होता है, 5 तारीख को उसका जो चेक था वो रिटर्न आ जाता है, और रिटर्न के साथ में जो मेमो आता है, उसमें ग्राउंड होता है फंड इनसफिशिएंट। मैंने आपको बताया ना, चेक होता है और चेक के साथ में आपको एक स्लिप मिलती है, एक जो A4
पेज होता है उसकी आधी सी स्लिप होती है, मैंने तो जो देखी है वो नॉर्मली इतनी होती है, और उसी में आपका लिखा होता है बैंक अकाउंट का नंबर और किस बैंक अकाउंट में लगा था, और क्या आपका भी बैंक अकाउंट का नंबर होता है, दूसरी पार्टी का भी होता है, और रीजन होता है, रीजन जो उसमें दिया होता है मेमो में वो लिखा होता है कि किस कारण से किस कारण से उसको रिटर्न किया गया। ठीक है, किस कारण से उसको रिटर्न किया गया मेमो के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो 1 तारीख को डिपॉजिट करा बी ने, 5 तारीख को वो वापस आ गया बी के पास। ठीक है, 5 तारीख को वापस आ गया, बी ने दिया ना, तो ए के बैंक में जाता है और ए के बैंक से वापस आ जाता है बी के पास। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम ये देखेंगे कि बी ने अपने बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करा और उसी बैंक के पास वापस आ जाते हैं, तो वो बैंक बी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका चेक वापस आ गया है, उसको ले जाओ, आप कलेक्ट कर लो। तो आप देखोगे उस चेक के साथ में एक मेमो लिखा होता है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब इसके आगे देखो, यहां तक मैंने आपको पूछा कि क्या इस सिचुएशन तक, यहां तक 138 का ऑफेंस मेड आउट हुआ है नहीं हुआ? देखो, यहां तक मेड आउट नहीं हुआ, यहां तक सिर्फ चेक बाउंस हुआ है और चेक आपको मिल गया है वापस। यहां तक केस मेड आउट नहीं हुआ। ठीक है, केस मेड आउट होगा इसके बाद आपको ये जो डायरेक्शंस दी हुई है, इसके बाद आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बाद केस मेड आउट होगा। वो क्या होंगी? सबसे पहले इस 5/4 से लेकर 1 महीना, 30 डेज लिखा हुआ है ना, तो 1 महीना, सपोज 30 डेज का ही मंथ मान लेते हैं, तो 30 डेज मान लो, 5 हो गया, 4-5 होगा शायद, है ना, 4 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे तो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से 4-5 तक 30 डेज हो गए। इस 30 डेज के पीरियड में बी है ना, बी पेई है, जिसको पैसा लेना था, जिसने चेक डिपॉजिट करा था अपने बैंक में जाके। इस 30 डेज के पीरियड में क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। किसको? ऑब्वियसली ए को नोटिस देगा बी। 30 डेज के अंदर जब रिसीव हुआ ना, आपको मेमो मिल गया, बैंक ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ भाई 5 तारीख को आपका जो चेक है वो रिटर्न आ गया है और बाउंस हो चुका है, फंड इनसफिशिएंट उसका ग्राउंड है, या सिग्नेचर मिसमैच या और भी ग्राउंड हो सकते हैं, बट पर्टिकुलरली बात करते हैं फंड इनसफिशिएंट की। नॉर्मली केसेस में यही होता है, फंड इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर इस डेट से, जब आपको मेमो मिल गया ना, मेमो मिलने से 30 डेज का टाइम पीरियड होगा आपके पास कि आप नोटिस दोगे ए को। ठीक है, अब आप आ जाओ, यहां आ जाओ, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। क्या डेट है ये? मेमो वाली डेट है 0504, और नोटिस का टाइम पीरियड कब तक है? नोटिस का टाइम पीरियड ये है 0405, यहां तक आपको नोटिस देना है। सपोज आपने यहां कहीं नोटिस दे दिया, सपोज 1/5 को दे दिया नोटिस, सपोज। ठीक है, 1/5 को आपने नोटिस दे दिया, ए को रिसीव हो गया 1/5 को। रिसीविंग, जब आप नोटिस दोगे ना, तो नोटिस देने जाओगे जब पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको एक स्लिप देते हैं, एक स्लिप देंगे, तो वो स्लिप भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी लगती है फाइल में, और उस स्लिप में एक ट्रैकिंग नंबर होता है। ठीक है, एक ट्रैकिंग नंबर होता है, और उस ट्रैकिंग नंबर से आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर डालकर ट्रैक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपका कंसाइनमेंट रीच हुआ कि नहीं हुआ, और डिलीवर किसको हुआ वो भी उसमें पूरी डिटेल आती है, तो उसकी भी एक कॉपी निकाल के कोर्ट में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये स्लिप भी हो गई, और डिलीवरी रिपोर्ट, उसको डिलीवरी रिपोर्ट बोलते हैं। तो सपोज नोटिस तो आपने कहीं यहां दिया था, लेकिन डिलीवरी हो गई 1 तारीख को। ठीक है ना, अगर ऊपर देखो तो ये 30 डेज का टाइम पीरियड था ना, तो आपने यहां कहीं नोटिस दिया, और यहां 1 तारीख को नोटिस जो रिसीव हो गया ए को।
नोटिस रिसीव हो गया एक को, यहां पर 1 तारीख को, यहां लिख देते नोटिस रिसीव्ड, नोटिस रिसीव्ड, ठीक है। अब नोटिस जब से पार्टी को रिसीव हुआ ए को, यहां से इस टाइम पीरियड से 15 दिनों तक, 15 दिन क्या हो गए, 15/5, 15/5, 15 दिन का कैलकुलेट कर लेना हो, 14/5 हो या 15/5 हो, तो 15 तारीख तक आपको टाइम देना पड़ेगा ए को कि 15 दिनों के अंदर वो पेमेंट को सॉरी, तो 15 दिनों के अंदर आपको टाइम देना होगा, ए को 15 दिनों का, 15 days time is to be given to ए। अगर आप देखो ये यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर देखना ध्यान से, द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट। ड्रॉवर ऑफ चेक कौन है, हमारे केस में ए है, उसी ने ड्रॉ किया ना चेक। ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई और एज द केस मे बी टू द होल्डर इन द ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विदिन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द सेड नोटिस, विदिन 15 days, ठीक है। तो 15 दिनों का टाइम आपको उसको देना होगा, जिस दिन उसके पास नोटिस रिसीव हुआ ना, सपोज हमारे केस में 1 तारीख को नोटिस रिसीव हुआ, तो 1 तारीख से 15 दिनों का टाइम उस पार्टी के पास है कि वो पेमेंट करे। अब 15 दिन हो गए, 15 दिन कंप्लीट हो गए, पार्टी ने पेमेंट नहीं करी, ए ने पेमेंट नहीं करी, यहां आप बोलोगे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, और ये 15 दिन मिलने के बाद आप बोलोगे कि ऑफेंस मेड आउट हो गया सेक्शन 138 का, सेक्शन 138 का। आप देखो ये 3 months वाला टाइम पीरियड, इसके बाद क्या कहता है, द पेई और द होल्डर इन द ड्यू कोर्स एज द केस मे बी मेक्स अ डिमांड, आपको डिमांड करनी पड़ेगी। ये 30 days वाला जो टाइम पीरियड मैंने बताया, 30 days के अंदर जैसे आपको पता चला कि बैंक ने बोला भाई चेक आपका वापस आ चुका है और चेक बाउंस हो गया, तो अब से आपको 30 days का टाइम पीरियड मिला। 30 days के टाइम पीरियड में आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने नोटिस सेंड करा और नोटिस में आपको 15 दिनों का टाइम देना पड़ेगा सेकंड पार्टी को। 15 दिनों के अंदर अगर वो पार्टी पेमेंट कर देती है तो वेल एंड गुड, और अगर पार्टी पेमेंट नहीं करती है तो ऑफेंस मेड आउट हो गया सेक्शन 138 का। अब जाके ऑफेंस मेड आउट होगा सेक्शन 138 का। सिर्फ mere bouncing of check will not amount to an offense of section 138। सिर्फ चेक बाउंस होने पर 138 का ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है। ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। 30 days के अंदर आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा पार्टी को। 30 days कब से, मेमो से। 30 days का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, आप नोटिस सेंड करो, नोटिस के बाद उसको 15 दिन दो, 15 दिनों के अंदर अगर पेमेंट आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अब आप बोलोगे कि अब आपका जो है 138 का ऑफेंस मेड आउट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये बहुत आदमियों को कंफ्यूजन रहती है इस चीज में, तो वो सोचते हैं कि सिर्फ चेक बाउंस से ही ऑफेंस मेड आउट हो जाता है। ऐसा नहीं होता, सिर्फ चेक बाउंस से ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। इसके साथ साथ आप एक और चीज देखो, आप आ जाओ 146 पर, 146 पर आ जाओ आप एक बार, 146 पर आ जाओ, यहां आ जाओ 146 पर, इसको पढ़ते हैं एक बार। द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो having thereon the official mark denoting that check has been dishonored, presume the fact of dishonor of such check unless and until such fact is disproved। ये क्या कहता है कि कोर्ट एक प्रिजम्पशन लेगा, अगर
अगर बैंक एक स्लिप या मेमो प्रोड्यूस करता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ, जो कोर्ट है ना, कोर्ट एक प्रिजम्पशन लेता है। प्रिजम्पशन किसके फेवर में? कंप्लेनेंट के फेवर में। क्योंकि कंप्लेनेंट ला के दिखाएगा ना कि ये देखो जज साहब, ये मेमो है और ये बैंक की स्लिप, ये बैंक का चेक है और ये बैंक का मेमो है, और मेमो बोलता है कि फंड इनसफिशिएंट है दूसरी पार्टी के अकाउंट में। ठीक है, तो द कोर्ट क्या कहता है इस केस में? द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो, तो मैंने मेमो दिखाया, हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग, ऑफिशियल मार्क होगा ना, बैंक की स्टैंप होती है उसके ऊपर, दैट चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, और उसमें लिखा होगा चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट प्रिज्यूम करेगा इस फैक्ट को, प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ सच चेक, तो इसको प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई चेक डिसऑनर हुआ है। ठीक है, चेक डिसऑनर हुआ है, चेक डिसऑनर हुआ है, ये प्रिज्यूम होगा 146 में। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑल्दो क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है तो लोगों को पता नहीं होता, बट ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, अगली पार्टी किसी तरीके से अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। बट इन दिस केस आप मान के चलो कि कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि जो मेमो है, जो चेक है उसके साथ जो मेमो है, इसका मतलब ये है कि ये चेक डिसऑनर हुआ है। ठीक है, ये प्रिजम्पशन है 146 की। इसके साथ में 142 भी देखना होता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी तो हमने लिमिटेशन देखी ये वाली टाइम पीरियड की। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की। इसके बाद हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की कि केस फाइल होगा कहां। इसके बाद हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे कि केस कहां फाइल होगा, जहां पर चेक बाउंस हुआ, जहां से नोटिस दिया, जहां पर पार्टी रिसाइडिंग है, ए रिसाइडिंग है, बी रिसाइडिंग है, चेक कहां पर फाइल, केस कहां पर फाइल होगा। ठीक है, एक पार्टी दिल्ली है, उसने दिल्ली से जयपुर में चेक दिया, चेक फाइल हुआ सपोज बॉम्बे में जाके। ठीक है, तो केस कहां पर मेड आउट होगा? केस दिल्ली में फाइल किया जाएगा, बॉम्बे में फाइल किया जाएगा, या जयपुर में फाइल किया जाएगा, या जहां से नोटिस दिया, सपोज नोटिस दिया कर्नाटका से, तो क्या कर्नाटका में केस फाइल होगा? तो ये सारे डिस्प्यूट्स हैं, और ऑल्दो ये सारे डिस्प्यूट सेटल्ड है, तो इनके किस किस केस में क्या क्या हेल्ड हुआ, मैं आपको 4-5 केसेस भी बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा। दशरथ रूप सिंह राठौड़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, और आज के सिनेरियो क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो इससे रेलेवेंट सेक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सो ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लिमिटेशन समझ आई होगी। ठीक है, तो ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन को। ऑलराइट, थैंक यू।